बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो स्ट्रक्चर और यूनियन सिंटैक्स के लिहाज से दोनों एक ही तरह के डिक्लेयर होते हैं, और अगर आपको एक ही चीज़ पे स्ट्रक्चर पे कमांड हासिल हो तो यूनियन सिर्फ एक टेक्निकल डिफरेंस है स्ट्रक्चर से, बस उसी को आपने अपने जहन में रखना है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है, हमने पढ़ा था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था एरेज। ठीक है, एरेज हमने पढ़ा था कि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। उसके बाद स्ट्रक्चर जो आज हमने पढ़ना है, उसके बाद यूनियन जो आज हमने पढ़ना है, उसके बाद है क्लासेस। ठीक है, क्लासेस पूरा जो है ना आप लोगों का एक कोर्स है। और लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ये सारे क्या हैं? ये सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ये सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और ये लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ये डेटा स्ट्रक्चर जो आप लोगों के नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा उसी का हिस्सा है। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बेसिकली a way to group several related variable into one place. Simple क्या है? Each variable in the structure is known as a member of the structure. Unlike an array, a structure can contain many different data types. array में क्या था? जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि array is a collection of different variable but of same type. ठीक है, वेरिएबल यानी एक से कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। और लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल बट सेम टाइप के भी हो सकते हैं और वो सारे डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है स्ट्रक्चर का। तो द जनरल सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्ट इन सी एंड सी प्लस प्लस इज, जो सिंटैक्स है जनरली वो क्या है? स्ट्रक्ट, आगे स्ट्रक्टर नेम, यहाँ पे डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप 1 वेरिएबल 1, डेटा टाइप 2 वेरिएबल 2। ठीक है, ये जेनेरिक जनरल सिंटैक्स का ही मतलब है कि एग्जैक्ट मैंने वो नहीं लिखे, बस जनरल लिखा है कि कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, इंट हो सकता है आपके कोई वेरिएबल, यहाँ पे फ्लोट हो सकता है, यहाँ पे डबल हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है। और लास्ट में जो सेमी कॉलन है ये इसके सिंटैक्स का क्या है? ये इसके सिंटैक्स का हिस्सा है। ठीक है, ये जो लास्ट में सेमी कॉलन है ये स्ट्रक्ट, क्लास, यूनियन सब में ये जो है ना इसी तरह होगा कि ब्रैकेट के बाद आपने क्या यूज़ करना है? सेमी कॉलन यूज़ करना है। वाई वी नीड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की हमें क्यों ज़रूरत है? ठीक है, एरे की हमें कब ज़रूरत है? एरे आर यूज व्हेन देयर इज़ अ नीड टू यूज़ मैनी वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप। ठीक, जब बहुत ज़्यादा, ठीक है, पिछले लेक्चर में आप लोगों को याद हो, जब बहुत सारे वेरिएबल्स हैंडल करने हो और वो एक ही टाइप को हो, तो बजाय कि उनको अलग अलग डिक्लेयर करना, अलग अलग वैल्यू देना, एरेज में वो एज ए कलेक्शन हम यूज़ करते हैं। तो उनका एक्सेस करना, उनका डिक्लेयर करना, वो हमारे लिए, उनको प्रोसेस करना हमारे लिए क्या है? आसान है। तो स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ नीड टू यूज़ मैनी वेरिएबल्स। उसमें भी नीड, जो मेन रीज़न है क्या है कि जब हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स हो, लेकिन वो ज़्यादा वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो, तो फिर हमें स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है ये एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफरेंट, जिस तरह रोल नंबर इंटीजर टाइप है, स्टूडेंट का नेम स्ट्रिंग है, मार्क्स इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं। और हाइट, अगर फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट का हाइट आपने रिकॉर्ड करना है तो हाइट फ्लोट में होगा, किसी का 5, किसी का 5.2, 5.5, 5.6, इसी तरह स्टोर होगा। तो फॉर एग्जांपल टू स्टोर अ 5 स्टूडेंट रिकॉर्ड विदाउट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हम स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करते, हम 5 स्टूडेंट या 500 स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड स्टोर करना हो, ठीक है, 5 का तो मतलब आप सिंपली एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करके लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर 50 का हो, 500 का हो, तो फॉर एग्जांपल 5 का आपने स्टोर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट की पिछले जो मैंने स्लाइड में बताया कि 3 एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि रोल नंबर के लिए अलग एरे क्रिएट करो 5 साइज़ का, नेम के लिए अलग और मार्क्स के लिए अलग। फॉर एग्जांपल जो रोल नंबर 0 इंडेक्स है वहाँ पे मैं 1 दे रहा हूँ, 0, और नेम के 0 इंडेक्स पे अली दे रहा हूँ, और मार्क्स के 0 इंडेक्स पे 80 दे रहा है। इसका मतलब एक स्टूडेंट का मैं रिकॉर्ड स्टोर कर रहा हूँ, जो तीनों एरे के फर्स्ट लोकेशन में होगा वो एक ही स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो
यहाँ पे जो है ना ये लॉजिकली ये ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। हम एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड, एक ही रिकॉर्ड हम 3 डिफरेंट एंटिटीज़ या 3 डिफरेंट एरे में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉजिकली ठीक नहीं है, ठीक है। और वैसे इसमें मसले भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 0 की बजाय या गलती से 10 मुझसे प्रिंट हो जाए तो ये गलती तो हो जाती है। अब मेमोरी स्टोरेज ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट आरनो स्ट्रिंग नेम एंड इंट मार्क्स, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। तो मेन फंक्शन में फॉर एग्जांपल पहले स्ट्रक्चर को जेन से निकाले, हम सिंपल वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो इंट ए से क्या होगा, एक 4 बाइट का एक मेमोरी लोकेशन जो है ना रिजर्व होगी इस ए के लिए, कौन से टाइप का, इंट ए का, ठीक है। और इसी तरह अब देखिए ये ऊपर जो डेफिनेशन है स्ट्रक्चर की, इससे कोई मेमोरी रिजर्व नहीं होगी, ठीक है। ये यहाँ पे मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करता क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशन है, ठीक है। जिस तरह ये इंट है, ये एक डेटा टाइप है, ठीक है, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसका जो डिफिनीशन है वो लैंग्वेज में या कंपाइलर में पहले से लाइब्रेरीज में मौजूद है, ठीक है। और ये जो डेटा टाइप है स्टूडेंट, ये हमने खुद क्रिएट किया, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो ये डेटा टाइप है, ये उस वक्त मेमोरी एलोकेट होगी जब इस डेटा टाइप का कोई वेरिएबल बनता है, ठीक। जब इस डेटा टाइप का कोई वेरिएबल बनता है, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टूडेंट st1, तो st1 बेसिकली स्टूडेंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल है, ठीक है, या स्ट्रक्चर वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल आपने किस तरह क्रिएट करना है, स्टूडेंट बेसिकली क्या है, ये एक डेटा टाइप स्ट्रक्चर है या डेटा टाइप है जो आपने डिफाइन किया। आगे वेरिएबल नेम, अगर आप पेवर सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यानी आपके प्रोग्राम का जो टाइटल है वो डॉट सी है, डॉट cpp नहीं है, तो आप उसको स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त यहाँ पे स्टार्ट में भी स्ट्रक्ट लिखना है, ठीक है। जिस तरह वो स्ट्रक्ट है वो स्ट्रक्ट को या आपने यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर C++ है प्रोग्राम का तो फिर यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर नेम आगे वेरिएबल। तो अब ये जब डिक्लेयर होगा, ये जब मेमोरी में ये एग्जीक्यूट होगा तो एक मेमोरी रिजर्व होगी, वो मेमोरी st1 के लिए रिजर्व होगी, लेकिन उसमें इंटरनली 3 पार्ट्स होंगे जो हर वेरिएबल के लिए डिफरेंट साइज की वैल्यू मेमोरी रिजर्व होगी। रोल नंबर के लिए 8 और स्ट्रिंग के लिए 32 बिट्स, सॉरी बिट्स नहीं बाइट्स, और मार्क्स के लिए 4 बाइट्स क्योंकि ये भी इंटीजर हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप ये मेमोरी उसके लिए एलोकेट होती हैं। अब आप स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल है उसको इनिशलाइज भी कर सकते हैं, जिस तरह एरेज या सिंपल वेरिएबल को आप इनिशलाइज करते हैं, इसी तरह स्ट्रक्चर के वेरिएबल को आप इनिशलाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर नेम st, और मैं साथ इक्वल टू इस ब्रैकेट, जिस तरह एरे में ये ब्रैकेट हम यूज़ करते थे, आगे वैल्यूज लिखता हूँ 2 अली एंड 80, लेकिन ये वैल्यू इसी तरतीब में लिखना है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट जो वेरिएबल है वो इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू देनी है, सेकंड स्ट्रिंग है इसलिए हमने अली जो नाम है वो दरमियान में लिखा है, और लास्ट भी इंटीजर है तो लास्ट इंटीजर वैल्यू देनी है। ये ना हो कि आप पहले अली लिखे फिर क्या आएगा, फिर एरर आएगा, ठीक है। इसी तरतीब से जो है ना जब इसका मेमोरी में क्रिएट होगा तो वो वैल्यू असाइन होगी। इसी तरह स्ट्रक्चर के वेरिएबल को आप इनिशलाइज कर सकते हैं, पार्शली भी इनिशलाइज कर सकते हैं। पार्शली इनिशलाइजेशन का क्या मतलब है, जिस तरह हमने एरे में पार्शल इनिशलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, तो स्टूडेंट st2, ठीक है, एक ही पैरामीटर असाइन किए हैं, तो एक ही पैरामीटर जो फर्स्ट वेरिएबल होगा st का, ठीक है, तो एक है तो फर्स्ट वाले को, यानी रोल नंबर को 2 असाइन होगा, बाकी नेम को कुछ असाइन नहीं होगा, नल पॉइंटर असाइन होगा, और ये भी इंटीजर है इसको 0 असाइन होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ डिक्लेयर करते जो पिछले स्लाइड में जाए उसमें इनिशलाइज नहीं करते, इनमें फिर गार्बेज वैल्यू होगी। लेकिन आप जब इनिशलाइज करते हैं तो उनको एग्जैक्ट वैल्यूज मिलती है तीनों के तीनों को। अगर आप पार्शियली भी इनिशलाइज करते एरे की तरह, जिस तरह एरे में हमने पढ़ा था कि एरे को अगर जब आप पार्शियली इनिशलाइज करते हैं तो जितने भी वेरिएबल मतलब इंडेक्सेस आप इनिशलाइज करते हैं उनको वही वैल्यू मिलती है, बाकी को 0 मिलते हैं, ठीक है।
तो इसी तरह यहाँ पे भी ये है कि बाकी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जिस तरह अब इसको ज़ीरो नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। तो स्ट्रिंग की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो नल है, ठीक है। इसी तरह जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। एक्सेसिंग स्ट्रक्ट मेंबर, स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं वो हमने किस तरह एक्सेस करने हैं, ठीक है। एरे में हम क्या करते थे कि एरे के जो मेंबर थे वो हम पोजीशन या इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते थे, ठीक है। किस चीज़ के थ्रू एक्सेस करते थे, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते थे। वो पूरा प्रोसेस मैंने बताया था कि एड्रेस कैलकुलेट होती थी, वहाँ पे एड्रेस इंडेक्स के थ्रू आसानी से कैलकुलेट होती थी क्योंकि उन सब जो वेरिएबल्स थे उनका साइज सेम था। यहाँ पे हर वेरिएबल डिफरेंट टाइप का है, तो इसी वजह से इंडेक्स के थ्रू स्ट्रक्चर को आप एक्सेस नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर को आपने मेंबर्स के थ्रू, जो मेंबर होगा उस मेंबर के नाम से आपने एक्सेस करना है, डॉट ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। आपने कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, डॉट ऑपरेटर, जिसको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी कहते हैं। और सिंटैक्स क्या है कि स्ट्रक्ट वेरिएबल नेम, आपने जो स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम रखा हो, आगे डॉट और आगे स्ट्रक्चर का जो मेंबर नेम होगा, ठीक है। और नोट इन सी प्लस प्लस डॉट ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर कॉल्ड दी मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ठीक है। अब ये देखिए, ये है हमारे पास एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और इसका हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो ये मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी में इसी तरह मेमोरी इसको एलोकेट होगी। अब नेक्स्ट में मैं लिखता हूँ st1 डॉट रोल नंबर 10। तो जो रोल नंबर के लिए वो जो पहले ऐड बाइट है उसमें ये, सॉरी 4 बाइट है, इंटीजर के लिए 4 बाइट डिक्लेयर होते हैं, तो 4 बाइट में ये 10 स्टोर होगा। अगला है st1 डॉट नेम अली, ठीक है। तो ये 32 बाइट्स होता है सी प्लस प्लस में जो स्ट्रिंग है बाय डिफ़ॉल्ट, तो 32 बाइट में अली स्टोर होगा। उसके बाद st1 डॉट मार्क्स 89, तो 89 वहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। एक्सेसिंग स्ट्रक्ट मेंबर्स, हमने किस तरह स्ट्रक्चर के मेंबर एक्सेस करने, पहले स्ट्रक्चर का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिस तरह यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल डॉट मेंबर नेम, ठीक है। मेंबर कौन कौन से हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक एक्सेस कर रहे हैं। अब देखिए, दो, जब आप स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट st1 st2, तो दो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, st1 एंड st2। st1 डॉट रोल नंबर 10, ठीक है। तो st1 के जो रोल नंबर के लिए जो रिजर्व होगा वहाँ पे स्टोर होगा, st1 डॉट नेम st1 में स्टोर होगा, st1 डॉट मार्क्स के पोर्शन में सेव होगा। इस तरह st2 डॉट रोल नंबर, तो st2 में स्टोर होगा, नेम भी st2 में और मार्क्स भी st2 में, ठीक है। तो इसी तरह हम स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते हैं। स्ट्रक्ट एरे, ठीक, हम स्ट्रक्चर के एरे भी बना सकते हैं। जिस तरह सिंपल वेरिएबल के हम एरे बना सकते हैं, इस तरह स्ट्रक्चर की भी एरे बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल के जो थे वो क्या था कि इंडेक्स, जब हम एरे कोई बनाते थे, फॉर एग्जांपल इंट st5 यानी इंटीजर टाइप एरे, तो इंडेक्स 0 1 2 3 4 तक, 0 से 4 तक, और हर इंडेक्स पे एक वैल्यू, सिंपल एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होती थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो एरे हमने बनाई 5 का, ये कौन से टाइप की है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर क्या है, 3 मेंबर्स हैं, तो हर इंडेक्स पे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ठीक है। एक कंप्लीट यानी हर जो इंडेक्स है उसमें मज़ीद 3 3 जो है ना वो पोर्शंस है, ठीक है। तो अब हम, आप फॉर एग्जांपल इनको जब एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम जब एक्सेस करते हैं फर्स्ट इंडेक्स, तो st0, ठीक है। अच्छा, इनको फिर लूप के थ्रू आप एक्सेस करते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आर इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, सी इन st0, क्योंकि इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी, 0, st0, st0 मीन्स ये वाला इंडेक्स, डॉट रोल नो, तो जो भी आप वैल्यू देंगे वो यहाँ पे स्टोर होगी। फिर सी इन st0 डॉट नेम, तो नेम कहाँ पे स्टोर होगा, अब यही 0 चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे स्टोर होगा। और उसके बाद st0 डॉट मार्क्स, जो भी मार्क्स होंगे वो यहाँ पे स्टोर होगा।
इसी तरह नेक्स्ट इटरेशन पे 1 2 3 4 तक, तो आप स्ट्रक्चर के एरे भी बना सकते हैं। इनिशलाइजिंग स्ट्रक्चर एरे, स्ट्रक्चर एरे को भी आप इनिशलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर है, तो अब स्ट्रक्चर पहले तो सिंपल एक स्ट्रक्चर था जो हमने एक ही इसी तरह ब्रैकेट में हमने इनिशलाइज किया था। अब है स्ट्रक्चर एरे। स्ट्रक्चर एरे मीन्स कि 5 हमारे पास स्ट्रक्चर वेरिएबल है ST5, और हर वेरिएबल के अंदर तीन वैल्यूज है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो 2 डायमेंशनल एरे की तरह इसको भी इनिशलाइज करना है। ये 2 ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड, और हर एलिमेंट, ठीक है, 5 है, तो 5 आपने क्या लिखने हैं, स्ट्रक्चर इनिशलाइज करने हैं, ठीक है। 5 स्ट्रक्चर क्या करने हैं, इनिशलाइज करने हैं, कॉमा के थ्रू इनको सेपरेट करना है। ऑपरेशन अनस्ट्रक्चर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा ऑपरेशन है जो स्ट्रक्चर पे अप्लाई है। C++ आर डिजाइन टू ऑपरेट विद दी ऑपरेटर इन C++ आर डिजाइन टू ऑपरेट विद दी बेसिक डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होनी। जितने भी ऑपरेटर है वो बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए मतलब बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल एन अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस कैन बी यूज्ड to perform addition of integer float double, but cannot be used to perform addition of user defined data type, for example arrays, structure and object या classes। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल है, ठीक है, जिस तरह पिछले उसमें हमने देखा है स्लाइड में ST1 एंड ST2। तो अब ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस है, ठीक है। सबसे पहले हैं ST1 इक्वल टू ST2। अगर आप ये स्टेटमेंट आपको याद हो एरे के लेक्चर में, तो ये अलाउड नहीं था, लेकिन स्ट्रक्चर की सूरत में असाइनमेंट ऑपरेटर अलाउड है। एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम दूसरे में असाइन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि ST2 की वैल्यूज़ ST1 में कॉपी हो जाएगी। उसके बाद अगर कंपैरिजन करना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ ST1 इक्वल टू ST2 या लेस देन, ग्रेटर देन, जितने भी रिलेशन ऑपरेटर है, ये कोई भी अलाउड नहीं है, ठीक, कोई भी अलाउड नहीं है, ठीक है, ये कोई भी अलाउड नहीं है। उसके बाद अगर आपने डिस्प्ले करना हो कंप्लीट एज ए एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट आप लोगों को पता है, अगर आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या करना हो, ST1 यानी कोई स्ट्रक्चर ना वेरिएबल नेम हो, उसको डायरेक्ट आपने आउटपुट करना हो, तो ये भी अलाउड नहीं है। ST1 प्लस ST2 दो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, उनको आपस में आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। रिटर्न ST1, हाँ, किसी फंक्शन से आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, ये अलाउड है स्ट्रक्चर का। और फंक्शन नेम यानी फंक्शन में एज ए पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। एरे की सूरत में अगर आपको याद हो, सिर्फ ये वाला अलाउड था कि एरे को आप पास कर सकते हैं, न रिटर्न कर सकते, और ना एक एरे एज एग्रीगेट यानी एज ए होल दूसरे को असाइन कर सकते हैं। एरे वर्सेस स्ट्रक्ट, ठीक है। एरे में अरिथमेटिक मीन प्लस माइनस जमा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो या मॉड जो है, ये दोनों में न एरे में अलाउड है न स्ट्रक्चर में अलाउड है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर अभी मैंने बताया एरे में ये अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर में अलाउड है, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या है, ये डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में अलाउड है। इनपुट आउटपुट, ठीक है, एज ए होल इसको इनपुट करना या आउटपुट करना एरे में अलाउड नहीं, एक्सेप्ट स्ट्रिंग, ठीक है। आपको अगर याद हो, अगर आपके पास डेटा टाइप क्या हो, कैरेक्टर एरे हो, उस सूरत में आप सी इन और सी आउट कर सकते, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिक एरे कोई और टाइप हो, उनको आप डायरेक्ट सी इन और सी आउट नहीं कर सकते, और स्ट्रक्चर भी नहीं कर सकते। कंपैरिजन भी न एरे में हो सकता है और ना स्ट्रक्चर में। पैरामीटर पासिंग, ठीक है, पैरामीटर पासिंग दोनों में पैरामीटर पास कर सकते हैं, लेकिन एरे में सिर्फ बाय रेफरेंस पास होते हैं, ओनली बाय रेफरेंस, बाय वैल्यू पास नहीं होती एरे। स्ट्रक्चर जो है ये वैल्यू भी पास होती है और बाय रेफरेंस भी। फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है, फंक्शन एरे को रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रक्चर को रिटर्न कर सकता है, ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं। It's possible for a structure वेरिएबल टू बी अ मेंबर ऑफ अनदर स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है, हम नेस्टेड स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कॉस्ट, ठीक है,
और एक स्ट्रक्चर है आइटम। तो आइटम के 3 मेंबर्स है, एक है स्ट्रिंग पार्ट नंबर, दूसरा है स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, तीसरा है टाइप क्या है कास्ट। वो जो स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, यानी इंटरनली इस ये जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे आप आइटम के, ठीक है, इसी इसी स्ट्रक्चर की हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आईटी, ये जो वेरिएबल है आइटम स्ट्रक्चर का, इसके अंदर इसके 4 बज़ाहिर तो 3 मेंबर है, ठीक है, 1 2 3 मेंबर्स है, ठीक है, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइसिंग। लेकिन प्राइसिंग में मज़ीद 2 जो है पार्ट्स हैं, होलसेल रेट, होलसेल एंड रिटेल, ठीक है। तो इन 2 को, पहले 2 को जब आपने एक्सेस करना हो, ठीक है, तो आई टी डॉट पार्ट नंबर, ये फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर है, आई टी डॉट डिस्क्रिप्शन, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये है। अब इन 2 को जब आपने एक्सेस, आई टी डॉट प्राइसिंग, आई टी डॉट प्राइसिंग डॉट होल सेल, ठीक है, मज़ीद फिर उसका जो सब पार्ट है इक्वल टू 40, ये मतलब होल सेल रेट है, और आई टी डॉट प्राइसिंग डॉट रिटेल 60, ठीक है। तो इसी तरह आप एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर को भी लिख सकते हैं। स्ट्रक्ट पास बाय वैल्यू, स्ट्रक्चर में हमने अभी पढ़ा था कि बाय वैल्यू भी पास कर सकते हैं और बाय रेफरेंस भी पास कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, और एक फंक्शन है टेस्ट स्टूडेंट, जिसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है, कौन से टाइप का, इसी स्टूडेंट टाइप का, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट एस टी, जिसको हम इनिशलाइज करते हैं 1 अली और 600 से। 1 अली जब ये क्रिएट होगा तो मेमोरी में एस टी एक मेमोरी एलोकेट होगी, और उनके जो पार्ट्स है 1 अली और 600 उसमें क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं एस टेस्ट एस टी। ये जो ऑब्जेक्ट था, ये हम पास कर रहे हैं उस फंक्शन में, तो कंट्रोल जब इधर आएगा, ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये एस टी पास होगा इस ए में, लेकिन ये बाई वैल्यू पास होगा। बाई वैल्यू का मतलब है कि ये ए एक अलग ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होगा, ये ए में मेमोरी में एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब अगर मैं यहाँ पे इस ए में कोई चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल ए डॉट आर नो इक्वल टू 100, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन जो ओरिजिनल जो एक्चुअल पैरामीटर है जो उधर मेन फंक्शन से पास किए, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बाई वैल्यू है। बाई वैल्यू में जो पैरामीटर में वेरिएबल होता है या स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है, वो अलग से क्रिएट होता है, और उसकी सिर्फ जो पासिंग वाला है उसकी सिर्फ वैल्यू कॉपी होती है। उसकी क्या होती है, वैल्यू कॉपी होती है। फिर है बाय रेफरेंस, स्ट्रक्ट पास बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस में जब हम पास करते हैं, बाय रेफरेंस को आपको पता है कि बाय रेफरेंस हम ये वाला एंड जो सिंबल है ये लगाते हैं, तो उसमें भी स्टूडेंट एस टी उसी तरह हम डिक्लेयर करते हैं। तो एक तो ऑब्जेक्ट बनेगा एस टी के लिए, फिर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं टेस्ट एस टी, ठीक है। अब क्या होगा, अब बाय रेफरेंस में क्या होगा कि बाय रेफरेंस में जब आप पास करते हैं, तो ये ए जो है ये अलग से, ठीक है, ये अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि ये उसी एस टी का एक दूसरा नाम बनेगा। सिंपल सी बात क्या है कि ये उसी का एक दूसरा नाम बनेगा। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि ए डॉट मार्क्स इक्वल टू 0, तो ये बेसिकली यहाँ पे 0 करेगा, ठीक है। जो वहाँ पे मेन फंक्शन में एस टी है उसकी वैल्यू को भी चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो बाय रेफरेंस है यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, बल्कि सिंपल जो मैं बताऊँ वो ये है कि बाय रेफरेंस जब पास होता है, तो ये पैरामीटर में जो वेरिएबल होता है ये उसी वेरिएबल का एक दूसरा नाम बन जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं पास बाय रेफरेंस। अब बाय रेफरेंस में ये मसला आता है कि ये आप, एक फ़ायदा तो ये है अब बाय रेफरेंस की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर अक्सर जो है ना उसका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, तो मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है। बाय रेफरेंस में फ़ायदा क्या होता है कि बाय रेफरेंस में वो मेमोरी, वो स्ट्रक्चर दोबारा दूसरी जगह पे क्रिएट नहीं होता। लेकिन एक नुकसान ये है कि कहीं गलती से अगर यहाँ पे
इस फंक्शन में वो वैल्यू कहीं चेंज हुई तो वो एक्चुअल को भी मुतासर करेगा, ठीक है, वहाँ पे भी इफेक्ट उसका आएगा। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, यानी फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन में इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, सिर्फ उनकी वैल्यू यूज़ करनी। जिस तरह यहाँ पे देखिए फ्लोट परसेंटेज, हमने सिर्फ वो वैल्यू यूज़ की, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे डिस्प्ले की, सिर्फ वैल्यू यूज़ की, ठीक है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए फिर क्या करना है, कांस्टेंट रेफरेंस आपको पास करने पड़ेंगे। कांस्टेंट रेफरेंस का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपने कॉन्स्ट की वर्ड लिखने हैं, ठीक है, कॉन्स्ट स्टूडेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इस तरीके से पास करते हैं, ठीक है, तो ये एस टी का, ये ए जो है उसी तरह एस टी का एक दूसरा नाम बनेगा। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे जब आप चेंजेस करते हैं तो वो कंपाइल टाइम का आपको एरर मिलेगा कि ये कांस्टेंट रेफरेंस है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनको किसी कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स और डायनामिकली एलोकेटिंग अ स्ट्रक्चर, ये हमारे जो टॉपिक्स है, ये हम जब पॉइंटर पढ़ेंगे उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है यूनियन, ठीक है, स्ट्रक्चर की मैं थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता, तो उसके बाद हमने फिर यूनियन ही पढ़ना है। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं वॉइड टेस्ट, जिसमें हम इसको पास कर रहे हैं। तो इधर लिखेंगे मेन फंक्शन से पर, ठीक है, उसी तरह अ, ठीक है, इनकी वैल्यू हम यहाँ पे इनिशलाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कवर हो जाएगा 1 अली और 600, ठीक है। तो ये इनिशलाइज किया। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैं फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहीं पे भी फंक्शन को कॉल नहीं किए हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है, मेन फंक्शन रोल नंबर 1, नेम अली एंड मार्क्स 600। अभी मैं यहाँ से फंक्शन को कॉल करूँगा, टेस्ट एस टी उसमें क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे ये कॉल बाय वैल्यू है, यहाँ पे उसका रोल नंबर भी मैं चेंज करता हूँ और मार्क्स भी चेंज करता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। तो टेस्ट रोल नंबर 44, नेम अली और मार्क्स 99, ठीक है। अब मैं इस जो कॉलिंग स्टेटमेंट है इसके बाद दोबारा इनको प्रिंट करता हूँ ताकि आप लोग कंफर्म हो जाए कि वहाँ पे जब आप पास बाय वैल्यू करते हैं वहाँ पे चेंजेस से इसके एक्चुअल में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए रोल नंबर मेन फंक्शन में जो ये कॉल हुआ, रोल नंबर 1 अली 600, फिर टेस्ट फंक्शन कंट्रोल उधर गया, वहाँ पे हमने ए और सॉरी रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यू चेंज की। दोबारा जब कंट्रोल मेन फंक्शन में आया तो वही पुरानी वैल्यूज़ थी, यानी वहाँ पे जो वैल्यू चेंज हो गई उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अब अगर मैं इसको पास बाय रेफरेंस करो, ठीक है, पास बाय रेफरेंस करो, फिर क्या होगा, फिर देखें पहले तो ये था क्योंकि ये कॉलिंग स्टेटमेंट से पहले प्रिंट हुआ 1 अली 600, फिर हमने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन में इस पैरामीटर को हमने पास किया, एस टी जो वेरिएबल है उसको पास किया बाय रेफरेंस। तो बाय रेफरेंस पास होने से वो वैल्यू वहाँ पे हमने चेंज किए। तो जब कंट्रोल वापस मेन फंक्शन में आया तो जो मेन फंक्शन में वेरिएबल था एस टी, उसकी भी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर आपने इंश्योर करना हो कि वैल्यू चेंज ना हो, फिर यहाँ पे आप क्या लिखें, कॉन्स्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ
तो कंपाइल टाइम पे मुझे एरर आएगा कि आप इसको रन या आप इसको यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको मजबूरन यहाँ पे जो जहाँ जहाँ पे स्ट्रक्चर के वेरिएबल चेंज हो रहे हैं उनको आपने यहाँ से हटाना है। ठीक है, ये सिर्फ ये शॉर्टी के लिए कि कहीं गलती से यहाँ पे वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, यूनियन अभी हमने पढ़ना है यूनियन। यूनियन इज लाइक अ स्ट्रक्चर। ठीक है, यूनियन स्ट्रक्चर की तरह ही है, एक्सेप्ट ऑल द मेंबर ऑक्युपाई द सेम मेमोरी एरिया। ठीक है, तो द यूनियन वेरिएबल एलोकेट द मेमोरी स्पेस इक्वल टू द स्पेस टू होल्ड द लार्जेस्ट वेरिएबल ऑफ यूनियन। इट अलाउ वेरिंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू शेयर द सेम लोकेशन। तो ठीक है, अब इस डिफिनेशन से आप लोगों को समझ नहीं आती। यूनियन जो डिक्लेरेशन है या यूनियन का जो सेंटेक्स है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है स्ट्रक्चर की तरह, सिवाय इस चीज़ का। ठीक है, स्ट्रक्चर की जगह पे क्या लिखना है, यूनियन लिखना है। बाकी उसी तरह यूनियन नेम और वेरिएबल्स डिफरेंट एंड सेमीकॉलन। अब यूनियन जो है उसमें डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर से। ठीक है, एक हमारे पास स्ट्रक्चर है सिंपल, दो वेरिएबल, एक इंट रोल नंबर, एक डबल मार्क्स। इसी तरह यूनियन टेस्ट, उसमें इंट रोल नंबर और डबल मार्क्स। जब हम स्टूडेंट ST1 ये हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट जो था वो क्या था, स्ट्रक्चर का जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में उसके दोनों जो वेरिएबल्स होंगे उनके लिए मेमोरी रिजर्व होगी। यानी ये 4 बाइट है और ये 8 बाइट है, तो 12 बाइट जो है मेमोरी रिजर्व होगी। इसी तरह टेस्ट क्योंकि यूनियन का नाम है तो उसका भी वेरिएबल उसी तरह डिक्लेयर, और टेस्ट UN1 मैंने कोई भी नाम दिया। तो अब इसके लिए जो है ना सिर्फ 8 बाइट्स, क्योंकि इन दोनों जो यूनियन में दो वेरिएबल थे, एक इंटीजर था एक डबल, तो इसमें जो लार्जेस्ट साइज है वो क्या है, डबल है, 8 बाइट। तो टोटल 8 बाइट मेमोरी रिजर्व होगी। ठीक है, ठीक, टोटल कितनी बाइट मेमोरी रिजर्व होगी, 8 बाइट। इसका मतलब है कि यूनियन में एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में जो है आप दोनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यानी आप लिखें ST1.RNO तो वो वहाँ पे स्टोर होगी, और ST1.Mars वो यहाँ पे स्टोर होगी। यहाँ पे अगर आप लिखें UN1 डॉट रोल नंबर तो यहाँ पे रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल 20 स्टोर होगा। उसके बाद जब आप लिखते UN1 डॉट मार्क्स इक्वल टू 100 तो वो 20 रिप्लेस होगा 100 स्टोर होगा, जो मार्क्स है वो स्टोर होंगे। यानी एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर होती है और यूनियन में, और स्ट्रक्चर के जो मेंबर हो गए हर मेंबर के लिए मेमोरी रिजर्व होती है, और हर मेंबर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली वो एट ए टाइम सब में वैल्यू हो सकते हैं। और यूनियन के जितने भी मेंबर हो, उसके फॉर एग्जांपल 100 मेंबर है उसके अंदर, लेकिन एट ए टाइम एक ही में वैल्यू स्टोर हो सकती है। और मेमोरी कितनी रिजर्व होती है, उन डेटा टाइप्स में, उन मेंबर्स में जिसका सबसे बड़ा साइज होता है उतना ही मेमोरी असाइन होती है। ठीक है, ये सिर्फ डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इस पर थोड़ा गौर करें। स्ट्रक्ट स्टोर, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टोर, उसमें ये कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल है। एक डबल प्राइस, कैरेक्टर स्टेरिक, टाइटल, अतर, नंबर ऑफ पेजेस, ये जो है ये बुक के इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जब आपने बुक के इंफॉर्मेशन स्टोर करने हो, और ये शर्ट के इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये प्राइस दोनों के लिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इनका एक दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, item 1 और item 2। इस स्टोर जो स्ट्रक्चर है इसके मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। item 1 में मैं बुक्स के इंफॉर्मेशन इसी तरह जो है ना, अच्छा मेमोरी में इसी तरह item 1 और item 2 मेमोरी एलोकेट होगी, हर वेरिएबल एलोकेट होगा। ठीक है, ये 8 बाइट, ये भी 8 बाइट। जो करेक्टर स्टेरिक जो पॉइंटर करेक्टर है उनको, करेक्टर टू पॉइंटर, वो 8 बाइट का होते हैं। 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट, और ये 4 बाइट 8 बाइट 4 बाइट और 8 बाइट 1 2 3 4 5 40, ये 48 बाइट्स मेरे ख्याल में ये मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, दोनों के लिए, item 1 के लिए item 2 के लिए।
अब आइटम 1 में मैं बुक के इंफॉर्मेशन स्टोर करता हूँ, ठीक है। आइटम 1 डॉट ऑथर फरमान, फॉर एग्जांपल आइटम 1 डॉट टाइटल C++ प्रोग्रामिंग, आइटम 1 डॉट नंबर ऑफ पेजेस इतने, आइटम 1 डॉट प्राइस, ठीक है। क्योंकि बुक के जब इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर करने हो तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये वैसे क्या होगा, इजाफी होगा। ये क्या होगा, इजाफी होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो पहला वेरिएबल क्या है वो प्राइस है, तो यहाँ पे प्राइस स्टोर हो गया, ये आइटम 1 है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे अतर और यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस, जो 3 वेरिएबल है ये वैसे खाली पड़े हैं, ठीक, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेमोरी तो ऑक्यूपाई की है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, आइटम 2 डॉट, ये अब मैं शर्ट के इंफॉर्मेशन स्टोर करता हूँ। आइटम 2 डॉट डिज़ाइन, आइटम 2 डॉट कलर, आइटम 2 डॉट शर्ट साइज, आइटम 2 डॉट प्राइस, ठीक है। तो पहला वाला प्राइस का है, प्राइस में स्टोर होगा। ये जो है 4th नंबर पे है कलर, साइज एंड डिज़ाइन, ठीक है। इन स्ट्रक्चर में क्या है कि हर जो मेंबर है उसमें आप वैल्यू देते हैं या नहीं देते, उसके लिए वैल्यू मेमोरी एलोकेट होती है। और इसमें काफ़ी मेमोरी की वेस्टेज है, ठीक है, मेमोरी ज़ाया होती है, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन वो ज़ाया हो रही है। अब हम कोई ऐसा जो है ना, वो हम चाहते कोई ऐसा हल हो जब हम बुक स्टोर करते तो सिर्फ बुक वाले जो वेरिएबल है वहाँ पे डेटा स्टोर हो, और जब शर्ट स्टोर करना हो तो बाकी जो है वो रिलीज हो, ये ऑक्युपाइड ना हो, ठीक है। अब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बुक के लिए, डबल प्राइस, कैरेक्टर स्टेरिक, कैरेक्टर अतर, सॉरी कैरेक्टर टाइटल, अतर एंड नंबर ऑफ पेजेस। एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं शर्ट के लिए, अलग स्ट्रक्चर, डबल प्राइस, कैरेक्टर कलर, इंट शर्ट साइज और कैरेक्टर डिज़ाइन, ठीक है। और एक यूनियन बनाते, यूनियन स्टोर, जो स्टोर है उसको क्या बनाते हैं हम, यूनियन। अब उस यूनियन के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, पे बजाय इंट फ्लोट के हम दोनों वेरिएबल स्ट्रक्चर के वेरिएबल क्रिएट करें, बुक बी और शर्ट एस, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आइटम 1 और आइटम 2 आप डिक्लेयर करते हैं, आइटम 1 और आइटम 2, तो बेसिकली वो अब क्या होंगे दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में जो बुक और साइज दोनों अब बराबर है, दोनों में 32 बाइट, सॉरी 28 बाइट्स है, ठीक है। तो 28 बाइट्स आइटम 1 के लिए भी 28 बाइट और आइटम 2 के लिए भी 28 बाइट, ठीक है। आइटम 1 में जब ये वाली चीज़ आप स्टोर करते, पहले 48 बाइट्स थे, उसमें से सिर्फ 32 बाइट यूज़ हो रहे थे, बाकी ज़ाया हो रहे थे, ठीक है। अब आइटम 2 जब हो तो उसमें भी वही जितनी भी मेमोरी है वो यूज़ होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं शर्ट में एक कम कर रहा हूँ, ठीक है, जो डिज़ाइन था वो मैंने कम किया। अब क्या होगा, आइटम 1 और आइटम 2 जो है, आइटम 1 तो 32 बाइट है, तो बुक की इंफॉर्मेशन है तो वो कंप्लीट होगा। आइटम 2 क्या होगा, आइटम 2 डॉट एस कलर, सॉरी प्राइस, कलर एंड साइज। अब इसमें सिर्फ ये देखिए, ये जो 2 है इसमें प्राइस 8 और 4 20, तो इसमें 20 बाइट्स यूज़ हो रहे, सिर्फ 8 बाइट जो है वो यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। क्योंकि यूनियन की सूरत में देखिए, इसमें बी और एस में किसकी मेमोरी सबसे ज़्यादा है, कौन कौन सा जो वेरिएबल है मेमोरी सबसे ज़्यादा ऑक्युपाई करता है, ऊपर वाला बुक वाला, वो कितने 28 बाइट, तो 28 बाइट ही रिजर्व होने, उसमें आप जो भी वैल्यू देते या तो इसकी वैल्यू दे सकते या इसकी, तो ऊपर वाले में हमने बी की वैल्यू दी और नीचे वाले में हमने एस की वैल्यू दी, ठीक है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। आप मज़ीद पढ़े यूनियन तो आप लोगों को समझ आ जाएगी।